क्या आपने भी कहीं से होम लोन, कार लोन या कोई भी और लोन ले रखा है, या फिर आप ऐसा कोई लोन लेने की प्लानिंग में हैं? क्या आपको आपकी ईएमआई में कोई बढ़ोतरी होने वाली है? और क्या दुनिया के हालात के बीच महंगाई के मोर्चे पर लगने वाला है एक और कोई नया झटका? सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद ब्याज दरों को 5.25% पर यथावत रखने का ऐलान किया है। हालांकि गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में जो सप्लाई साइड दबाव है, उसके चलते महंगाई बढ़ने का अनुमान है। थोड़ा और गहरे चलते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में 3 दिनों से चल रही मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, इस बैठक के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी गई है। अब चूंकि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिलहाल जो होम लोन है, कार लोन है, बाकी के जो कर्ज हैं, उनकी जो ब्याज दर हैं वो नहीं बढ़ेंगी। केंद्रीय बैंक ने अपना रुख भी न्यूट्रल बनाए रखा है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, इसे भी 5% पर बरकरार रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक रेट में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसे भी 5.5% ही रखा गया है। अब शॉर्ट में जान लीजिए कि ये एसडीएफ क्या वाला है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ये बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त नकदी को यानी लिक्विडिटी को सोखने का एक कोलेक्ट्रल मुक्त, बिना कुछ गिरवी रखे मौद्रिक नीति उपकरण है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त जमा राशि को बिना किसी सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले आरबीआई के पास जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। यह भी थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। ऐसे समझ लीजिए, बैंक है आपके अगल बगल वाले बैंक, उनके पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, वो आप आरबीआई को दे दो और आरबीआई उसके बदले में ब्याज दे देगा। ठीक, यही है। अब वापस खबर पर आएंगे। आरबीआई हर 2 महीने पर मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करता है और उसके बाद वो रेपो रेट का ऐलान करता है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव किए थे 5 दिसंबर 2025 को। तब जो ब्याज दर थी उसमें 0.25% की कमी करके इसे 5.25% तक पहुंचाया गया था। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से वैश्विक आर्थिक बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वैसे ही ये बैठक हो रही है और अगस्त 2026 की ये जो एमपीसी की बैठक है, ऐसे वक्त में हो रही है। वो चुनौतियां क्या है वो जान लीजिए। ऐसे वक्त में बैठक हुई है जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां बहुत चैलेंजिंग हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान का तनाव है, उसका जो असर है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, महंगाई पर पड़ रहा है, शेयर मार्केट पर पड़ रहा है, बाजार पर पड़ रहा है और विकास दर पर भी पड़ रहा है। भारत में जून 2026 में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई थी और मई में ये 3.93% थी। अब पिछले 17 महीनों में पहली बार महंगाई आरबीआई के 4% के टारगेट से ऊपर गई है। अब महंगाई बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है? गवर्नर संजय मल्होत्रा कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों से जुड़े सप्लाई साइड दबाव की वजह से महंगाई बढ़ने का अनुमान है। कोर महंगाई फिलहाल मध्यम स्तर पर बनी हुई है और तीसरी तिमाही यानी थर्ड क्वार्टर में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। अभी कोई चांसेस नहीं है, गिरावट आने की उम्मीद जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक विकास की जो गति है वो मजबूत रहेगी। हालांकि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम रह सकती है। अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, ये एक बड़ी चिंता। आरबीआई का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जो मानसून आया हुआ है, अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो इफेक्ट, इसको लेकर हमने बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया है। भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव। भू राजनीतिक तनाव मतलब मिडिल ईस्ट का टेंशन, लेनी एक न देनी दो, पर असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और वैश्विक व्यापार नीतियों में बदलाव, कहीं टैरिफ बदल रहे हैं, कुछ बड़े नेता तो ऐसे हैं कि वो रोज सुबह उठते हैं और एक नया टैरिफ लगा देते हैं, जान ही रहे हैं आप उन्हें।
तो ये जो बदलाव हैं, वैश्विक परिदृश्य हैं, उसके चलते अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसके चलते ब्याज दरों या अन्य नीतिगत कदमों पर कोई भी फैसला लेने से पहले महंगाई की जो दिशा है और उसके अलग अलग घटक हैं, उन पर थोड़ी स्पष्टता होनी ज़रूरी है। चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर नहीं हो रही है, इस वजह से कोई फैसला हो नहीं रहा है। मल्होत्रा ये भी कह रहे हैं कि देश का बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र बेहद मजबूत बना हुआ है। शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, नकदी की जो स्थिति है, लिक्विडिटी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और मुनाफा सिस्टम लेवल पर काफ़ी मजबूत है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज ने भी बेहतर पूंजी, घटते सकल और शुद्ध एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, शुद्ध एनपीए और बढ़ते मुनाफे के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का जो चालू खाता है, चालू खाता घाटा नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में भारत का जो चालू खाता 2.8 अरब डॉलर के सरप्लस में था। हालांकि कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने के आयात में बढ़ोतरी हुई है और उसके चलते वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें माल व्यापार घाटा, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, वो स्थिति, ये पहले फटाक से समझ लीजिए, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी वो स्थिति जब किसी देश के द्वारा विदेश से खरीदे जाने वाले भौतिक सामान, मतलब जो आयात करते हैं उसका कुल मूल्य उस देश द्वारा विदेश को बेचे जाने वाले सामान यानी निर्यात के कुल मूल्य से ज़्यादा होता है। अब इसमें कच्चा तेल, सोना, मशीनरी, इस तरह की चीज़ें काउंट होंगी, सेवाएं काउंट नहीं होंगी। ठीक, वापस खबर पर आएंगे। तो वित्त वर्ष की पहली तिमाही में माल व्यापार घाटा बढ़कर करीब 86 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल सेम इसी वक्त को अगर देख लिया जाए तो पिछले साल ये 69 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की जो दूसरी मीटिंग है वो जून में की थी। इसमें रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा गया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होनी हैं। ये इस वित्त वर्ष की फाइनेंशियल ईयर की तीसरी बैठक है। पहली बैठक अप्रैल में हुई थी। अब जब आप आ ही गए तो जान लीजिए कि आरबीआई रेपो रेट बदलता क्यों है, बढ़ाता घटाता क्यों है। रेपो रेट वो ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है। आप जिस बैंक के पास डायरेक्ट पहुंचते हैं उन्हें कर्जा कौन देता है? रिजर्व बैंक। आरबीआई का जो मुख्य उद्देश्य है वो महंगाई को नियंत्रण में रखना और अर्थव्यवस्था में संतुलन, बैलेंस बनाए रखना। महंगाई बढ़ने पर आरबीआई आमतौर पर रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। बैंक भी होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन पर अपना ब्याज बढ़ा देते हैं। लोग थोड़ा कम कर्ज लेना शुरू करते हैं। बाजार में मांग कम होती है, डिमांड कम होती है और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। महंगाई कम होने पर आरबीआई रेपो रेट घटा सकता है। इससे कर्ज सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खर्च और निवेश करेंगे और फिर अर्थव्यवस्था आप अपनी पॉकेट से निकालेंगे, मार्केट में डालेंगे तो भी सरकार को मिलेगा। आप डायरेक्ट अपनी पॉकेट से निकाल कर एफडी में डालेंगे, आरडी में डालेंगे, शेयर में डालेंगे, निवेश करेंगे तो भी सरकार को मिलेगा। लास्ट में एक बार फिर सीधी बात कि ये जो रेपो रेट का पूरा फंडा है वो आपकी जेब पर क्या असर डालने वाला है। एक बात, ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा हुआ, यानी जिनका होम लोन, कार लोन, तमाम लोन हैं रेपो रेट से जो जुड़े हुए हैं उनकी ईएमआई या ब्याज दर में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। नए लोन वो भी मौजूदा ब्याज दर पर ही मिलेंगे। बैंक फिलहाल होम, कार, पर्सनल लोन, इनकी ब्याज दरों में तुरंत बदलाव नहीं कर सकेंगे। नए लोन भी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरओआई है, उन्हीं पर ही मिलने की संभावना है। एफडी में ब्याज में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी की ब्याज दरों में, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। एक बात और, अंतिम फैसला हर बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेता है, यानी थोड़ी बहुत बैंक को ये सहूलियत होती है। वो बैंक जहां आप पहुंच रहे हैं, आरबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बैंक जहां आप पहुंचते हैं। तो आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि सभी बैंक अपनी ब्याज दरों में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अपनी फंडिंग लागत, डिपॉजिट और बाजार की कंडीशन के हिसाब से वो थोड़े मोड़े छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। तो ये रेपो रेट से जुड़ी अहम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।